नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो टॉपिक है बहुत आसान है, लेकिन फिर भी 99% लोग गलत कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी आसान ट्रिक बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका संज्ञा टॉपिक कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा का क्या काम है। अगर संज्ञा ना होती तो क्या बिगड़ जाता, आइए समझते हैं। मान लो एक क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हैं, जैसे अमन। देखिए, एक ये अमन है और एक ये अमन है। अमन नाम के एक क्लास में दो बच्चे हैं और टीचर अमन का नाम बोलकर यह कहता है, अमन आप खड़े होकर कविता सुनाओ। तो दोनों अमन कंफ्यूज हो जाएंगे कि टीचर किसको कह रहा है कि वह कविता सुनाए, कौन सा अमन कविता सुनाएगा। आप सोचिए, एक क्लास में एक नाम के दो बच्चे होने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर सभी बच्चों का नाम अमन होता, यहाँ तक कि टीचर का नाम भी अमन होता, तो कितनी प्रॉब्लम होती। यह तो समझ ही नहीं आता कि बात किसकी हो रही है। इसलिए सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं, यानी अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब आप समझ गए होंगे कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा जो है वह क्या है? नाम है। इस धरती पर जितने भी नाम हैं सभी संज्ञा हैं, चाहे वस्तु के हो, चाहे व्यक्ति के हो, चाहे स्थान के हो, चाहे किसी भी चीज़ के नाम जितने भी हैं सभी संज्ञा हैं। परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे सीमा, घोड़ा, पंखा, पर्वत, ये सभी नाम हैं। नाम है तो क्या है? ये संज्ञा है। चलिए अब संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। यानी संज्ञा के भेद कितने हुए? 5 भेद हुए, जो आप सामने देख रहे हैं। कुछ जगहों पर 5 की जगह 3 भी मिलेंगे, और अक्सर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 3। आज आपकी यह कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। देखिए, संज्ञा के कुल जब भेद पूछा जाए आपसे, ध्यान रखिएगा, जब कुल पूछा जाए तो 5 होगा, और जब मुख्यतः भेद पूछे जाए, क्या पूछा जाए? मुख्यतः भेद, तो कितने होंगे? 3 होंगे। बस आपको यही 2 चीज़ याद रखनी है। जब कुल भेद पूछा जाएगा तो 5 टिक करिएगा, जब मुख्यतः यानी प्रमुख भेद पूछे जाए तो 3 टिक करिएगा। जब 3 रहते हैं तो वहाँ पर जातिवाचक के 2 भेद हो जाते हैं। जातिवाचक के 2 भेद कौन से हो जाते हैं? देखिए, एक समूहवाचक हो जाता है और एक द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक के 2 भेद हो गए तो ये मुख्यता में आएगा, और जब पांचों को अलग अलग लिखा जाएगा तो ये कुल भेद में आएगा। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इन भेदों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जिनमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, वह संज्ञा जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। अब इसकी ट्रिक देखिए क्या है, किसी एक जगह पहुंचा जा सके। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। हिमालय, हिमालय में हम एक जगह पहुंच रहे हैं ना, अगर यहाँ पर पर्वत रहता तो एक जगह हम नहीं पहुंचते, क्योंकि पर्वत बहुत सारे हैं। हिमालय उसका एक नाम है, नाम है तो वह एक ही है हिमालय, और बहुत सारे नहीं हैं, यानी हम एक जगह पहुंच जा रहे हैं। इस तरह आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कन्फ्यूज़न होती है, तो इसे आप दोनों कंपैरिजन कर कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए रामचरितमानस, रामचरितमानस पुस्तक है। पुस्तक है तो पुस्तक अगर हम कहेंगे तो किसी एक जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर हम रामचरितमानस कहेंगे तो एक जगह पर पहुंच जाएंगे, यानी एक पुस्तक पर पहुंच जाएंगे। वह जो पुस्तक है वह रामचरितमानस के नाम से जानी जाती है। रामचरितमानस नाम की बहुत सारी पुस्तक नहीं है कि हम एक जगह पर ना पहुंच पाएँ, तो एक जगह पर पहुंच जा रहे हैं तो रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, आगरा। अब यहाँ पर अगर शहर होता
शहर होता तो व्यक्तिवाचक होता, क्योंकि हम एक जगह पर ना पहुंच पाते। शहर तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर नाम दे दिया गया है ना कि आगरा, तो आगरा तो एक ही है, तो हम एक जगह पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? आगरा में। जब आगरा पहुंच गए तो वह क्या हो गया? आगरा हो गया व्यक्तिवाचक। अगला देखिए, सुनील। सुनील मनुष्य है। मनुष्य रहता तो जातिवाचक होता, क्योंकि मनुष्य तो बहुत सारे हैं, हम एक जगह नहीं पहुंच पाते। मनुष्य का नाम दे दिया गया है सुनील, तो हम सुनील तक पहुंच रहे हैं, तो यह क्या हो गया? यह व्यक्तिवाचक हो गया। यानी सुनील एक ऐसा है जिस तक हम पहुंच जा रहे हैं। अब आप यहाँ जगह का मतलब सिर्फ जगह ही मत समझिएगा, इसमें जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान जितना भी आ रहा है सब कुछ, यह एक ट्रिक है, तो ट्रिक में समझने के लिए मैंने जगह बना दिया है। अगला देखिए, जातिवाचक। जिस शब्द के माध्यम से सभी व्यक्तियों या वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ट्रिक देखिए, किसी एक जगह ना पहुंचा जा सके। जैसे देखिए, नदी। जब आप नदी कहेंगे तो एक जगह पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ गंगा लिखा होता, गंगा नदी, तब आप एक जगह पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाते? गंगा नदी पर। तो ये हो जाती व्यक्तिवाचक। जब यहाँ सिर्फ नदी अकेले लिखा है तो एक जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये है जातिवाचक। अगला देखिए, पर्वत। पर्वत लिखा है, पर्वत कहने से हम एक जगह पर पहुंच नहीं रहे हैं, यानी पर्वत बहुत सारे हैं। यहाँ कोई नाम दिया होता, जैसे सतपुड़ा। सतपुड़ा नाम लिखा रहता तो आप एक जगह पहुंच जाते, सतपुड़ा पर्वत पर। लेकिन यहाँ सिर्फ पर्वत लिखा है, तो पर्वत बहुत सारे हैं, हम एक जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये जातिवाचक संज्ञा है। सतपुड़ा रहता तो सतपुड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि हम एक जगह पहुंच जा रहे हैं। अगला देखिए, कलम। कलम तो बहुत सारी है ना? कलम बहुत सारी, एक तो है नहीं कलम, कलम बहुत सारी है। अगर कलम का नाम दिया रहता, जैसे लिखा रहता पारस कलम, पारस कलम लिखा रहता तो हम एक जगह पर पहुंच जाते कि कलम जो है वह पारस कलम नाम की है। यहाँ कलम कहने से हम एक कलम जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये क्या हुआ? कलम हुआ जातिवाचक। अगर पारस कलम लिखा रहता तो यह व्यक्तिवाचक हो जाता। अगला देखिए, लड़का। लड़का कहने से लड़का की पूरी जाति का बोध हो रहा है, हम किसी एक लड़के पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ लड़के का नाम दिया रहता, जैसे लिखा रहता राम। राम लिखा रहता तो हम एक जगह पर पहुंच जाते कि हाँ राम, रामायण वाले राम। तो इस तरह हम एक जगह पर पहुंच जाते, राम रहता तो। अब राम नहीं है, लड़का है, तो लड़का की पूरी जाति है, तो वह क्या हो गया? वह हो गया जातिवाचक। राम रहता तो राम हो जाता व्यक्तिवाचक। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में रहती है। अगला देखिए, मैंने कुछ और उदाहरण लिए हैं, चलिए इन्हें भी समझते हैं। गाय। अब गाय, गाय यहाँ पर है, तो गाय कहने से एक गाय का नहीं बोध हो रहा, यानी हम किसी एक जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। गाय कहने से हम पूरी गाय में पहुँच रहे हैं, बहुत सारे गाय हैं। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गाय का नाम दिया रहता, जैसे लाल गाय। लाल गाय दिया रहता तो लाल गाय रहती, बहुत सारी गाय हैं, उसमें लाल गाय रहती तो हम उस लाल गाय तक पहुँच जाते, तो वह हो जाती व्यक्तिवाचक। जब यहाँ पर हम लाल गाय तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, यहाँ सिर्फ गाय दिया गया है, तो ये क्या है? ये जातिवाचक है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा गया था, तो आप लोग इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मुंबई। मुंबई कहने से एक शहर का बोध तो हो नहीं रहा है कि हो रहा है एक शहर का बोध। मुंबई सिर्फ एक ही है, यानी हम मुंबई कहने से मुंबई जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पर शहर रहता तो शहर तो बहुत सारे हैं, हम किसी एक जगह पर नहीं पहुंच पाते। अब मुंबई कहने से मुंबई पर पहुंच जाएंगे, तो मुंबई क्या है? मुंबई व्यक्तिवाचक है। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, डॉक्टर। डॉक्टर कहने से हम एक जगह नहीं पहुंच रहे हैं, डॉक्टर कहने से हम पूरी डॉक्टर जाति में पहुंच रहे हैं। अगर यहाँ पर डॉक्टर का नाम लिखा रहता, जैसे नाम लिखा रहता श्याम डॉक्टर, श्याम डॉक्टर लिखा रहता तो हम श्याम डॉक्टर तक पहुंच जाते। श्याम डॉक्टर लिखा रहता
तो वह हो जाता व्यक्तिवाचक। यहाँ सिर्फ डॉक्टर है तो यह है जातिवाचक, यानी यहाँ डॉक्टर की पूरी जाति बताई गई है, हम किसी एक जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए भूमध्य सागर। भूमध्य सागर क्या है? भूमध्य सागर कहने से आप एक जगह पर पहुंच जा रहे हैं ना, भूमध्य सागर पर पहुंच जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर सागर लिखा रहता तो आप, सागर तो बहुत सारे हैं, किसी एक जगह पर नहीं पहुंच पाते। अब भूमध्य सागर कहने से हम भूमध्य सागर तक पहुंच जा रहे हैं, तो ये है व्यक्तिवाचक। यहाँ सागर रहता तो यह हो जाता जातिवाचक। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए वाक्य में, देखिए कभी कभी वाक्य में भी दे दिया जाता है। देखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी सरनेम भी है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? बात हो रही है महात्मा गांधी जी की, यानी हम एक जगह पहुँच रहे हैं, महात्मा गांधी जी तक पहुँच रहे हैं ना। गांधी अगर सरनेम रहता तो हम किसी एक तक नहीं पहुँच जाते, उसमें तो बहुत सारे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी, बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ राष्ट्रपिता देकर सिर्फ एक गांधी जी तक पहुँचा दिया गया है, यानी महात्मा गांधी जी तक, तो यह क्या है? यह व्यक्तिवाचक है। इस तरह ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। आसपास रावणों की कमी नहीं है। रावण एक नाम है, लंका के रावण को हम लोग जानते हैं ना, तो वह वाला रावण तो यहाँ कहा नहीं गया है। यहाँ रावणों से मतलब है दुष्ट लोग। तो आपके आसपास बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, किसी एक तक तो आप पहुँच नहीं पा रहे, बहुत सारे दुष्ट लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो ये क्या है? ये जातिवाचक है, किसी एक तक हम नहीं पहुँच रहे। अगर यहाँ लिखा होता लंका का राजा, यानी एक का नाम करके बताया होता, तो हम लंका के राजा वाले रावण तक पहुँच जाते, तो वह हो जाता व्यक्तिवाचक। यहाँ रावणों की पूरी जाति बताई गई है, तो यह है जातिवाचक। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके लिए ट्रिक देखिए, जो दिखती नहीं है। अब कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखिए, बुढ़ापा, सच्चाई, क्रोध, इनमें से आप किसी चीज़ को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बुढ़ापा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बूढ़ा आदमी देख सकते हैं आप, लेकिन बुढ़ापा नहीं देख सकते। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। सच्चाई देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सच्चा आदमी देख सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं देख सकते। क्रोध देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्रोधित व्यक्ति देख सकते हैं, लेकिन क्रोध नहीं देख सकते, क्योंकि ये सभी भाव हैं। तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रख लेंगे तो आपको भाववाचक संज्ञा पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। इन शब्दों का निर्माण, यानी भाववाचक संज्ञा में जो शब्द होते हैं उनका निर्माण पन, ता, त्वा, ई, हट, आव, ईमा आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे नारीत्व, वीरता, लालिमा, घबराहट, बचपन, चढ़ाई, भटकाव। नारीत्व एक भाव है, इसे आप नहीं देख सकते। वीरता भी एक भाव है, इसे आप नहीं देख सकते। वीर व्यक्ति देख सकते हैं, लेकिन वीरता उसकी नहीं देख सकते। लालिमा भी एक भाव है। घबराहट भी एक भाव है। बचपन भी एक भाव है। चढ़ाई भी एक भाव है, और दूसरा यहाँ प्रत्यय भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो ऐसी वस्तुओं का बोध कराती है जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। अब इसके लिए ट्रिक देखिए, जिनको गिना नहीं जा सकता वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। बस आप सीधा इतना ध्यान रखिए। जैसे देखिए, लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, ऊन, इन सबको आपको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। इन्हें सिर्फ आप माप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। ऐसे नहीं गिन सकते कि एक लोहा, दो लोहा, एक सोना, दो सोना, ऐसे नहीं गिन सकते। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, समूहवाचक या समुदायवाचक। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कभी कभी समुदायवाचक भी दे दिया जाता है, इसके दो नाम हैं। परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय का वाचक होता है वह समूहवाचक कहलाता है। जैसे देखिए, दल, गिरोह, संसद, पुलिस, आर्मी, गुच्छा, सेना, परिवार। जब आप इन सब एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं तो क्या आपको
यह अकेला प्रतीत हो रहा है, नहीं प्रतीत हो रहा ना, समूह में प्रतीत हो रहा है। जब कोई आर्मी रहेगी तो वह उसमें एक व्यक्ति अकेला नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे, यानी पूरा ग्रुप रहेगा। तो इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा होती है। अगला देखिए अभ्यास प्रश्न। प्रश्न देखिए क्या है, देश को हानि जयचंदों से होती है। अब आप इस जयचंद शब्द में संज्ञा बताइए। जयचंद शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।